अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, अगर ये कहा जाए कि इस वक्त रोशनियों का शहर, रौनकों का शहर कहलाया जाने वाला कराची जराइम के अंधेरे में डूब रहा है, तो यह हरगिज़ गलत नहीं होगा, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ यहाँ क्राइम की सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। यहाँ किसी का माल महफूज है, ना जान को अमान है। सड़कों और चौराहों पर किसी भी शहरी को लूट लेना तो जैसे कोई बात ही नहीं रही। लुटेरे धड़ल्ले से आते हैं, आराम से लूट कर सुकून से फरार हो जाते हैं, और अगर कोई जरा सी मज़ाहमत की कोशिश करे तो ये बेरहम लुटेरे गोली चलाने में भी डर नहीं और हिचकिचाते नहीं। ऐसा ही कुछ हमारे साथी और सीनियर सहाफ़ी अतर मतीन के साथ भी हुआ, जिसने किसी और लुटते शख्स को बचाने की कोशिश की और लुटेरों ने गोली चला दी। ये कोई अपनी नौइयत का पहला वाकया नहीं था। इस तरह के वाकयात कराची की सड़कों पर नाज़रीन हर रोज़ हो रहे हैं। सिर्फ रवां साल की बात करें तो जनवरी और फरवरी के महीने में 18 अफराद को कत्ल किया जा चुका है, और इस सारी सूरत हाल में पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे और सरकार सिर्फ खामोश तमाशाई ही दिखाई देते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इन लुटेरों को लगाम, इन लुटेरों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मेहमान कादर खान मंदोखिल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली है। मंदोखिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा रेहान हाशमी, और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त साबिक पुलिस चीफ कराची अख्तर गुरचानी साहब ने भी। अख्तर गुरचानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब, आगाज़ कर लेते हैं। ये शहर बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी तमाम शहरियों के यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, यहाँ पुलिस के, सब की कुर्बानियों के बाद यहाँ सूरत हाल कदरे बेहतर होना शुरू हुई, और लोगों ने कहा कि कराची में अब वो हालात बेहतर हो गए हैं। लेकिन पिछले तकरीबन 3 माह से ये तसलसल शुरू हुआ है तेज़ी का। पहले भी था लेकिन तेज़ी आई है, और अभी सिर्फ नए साल के आगाज़ की बात करें तो मुतादिद वाक़यात हो रहे हैं। वजह क्या है आपको लगता? पुलिस फिर से कमज़ोर हो गई है या कहीं गायब हो गई है, या कोई और वजूहात? देखिए, कराची में ख़ास तौर पर जो इकोनॉमिक हब है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में कलीदी किरदार अदा करता रहा है हमेशा से, और कराची के अंदर ख़ास तौर पर जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको रिजॉल्व करना और उनको आइडेंटिफाई करना और उसको पाया तकमील तक पहुंचाने का सेहरा पुलिस के सर जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पुलिस के मोरल को बुलंद करने के बजाय रिड्यूस किया जाता है। मुझे ये जरा बताएं कंपेयर करके कि पंजाब में पुलिस की तनख्वाह से सिंध पुलिस की, क्या सिंध पुलिस को वो मराते हासिल है जो आम दीगर सूबों में जो पुलिस काम कर रही है उसको मराते हैं? ये एक अलग चीज है। लेकिन देखें, यहाँ पर माजी में भी भरपूर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन मैं बहुत ही एहतराम के साथ और बहुत मौजूद के साथ ये कहने पर मजबूर हूँ कि जब आप किसी ऑपरेशन को सियासी इंतकाम का जरिया बना देंगे तो जो कल्प्रिट्स हैं, जो बेसिकली कॉज है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, खासतौर पर स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, वो तो दंदराते फिर रहे हैं। आज समझ आनी चाहिए कि 18वीं तरमीम के बाद ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या प्रोविंस की जिम्मेदारी नहीं है 18वीं तरमीम के बाद कि लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करके रखे और अमन व अमान कायम रखे? इस क्रिमिनल एलिमेंट में बहुत ज्यादा एक तादाद मंशियात के आदि लोगों की है, तो मंशियात जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो ग्रे इकोनॉमी चल रही है, वो कराची की मार्केट है बेसिकली। तो मंशियात कैसे आ रही है? बहुत सारे सवालात हैं, और कराची का एक आम शहरी अपने आप को महसूस कर रहा है। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग जो है वो अपनी पॉलिटिकल दुकानदारी साथ चिपकाए कि भाई ये कहो, भाई अभी की बात करें आप कि अभी क्या हो रहा है, और माजी में जो कुछ होता रहा वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कल्चर नहीं था क्या कराची में, और पूरे पाकिस्तान में ही था। कराची की क्या बात करूं मैं। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। आपको तो ये जरूरत ये इस अमर की है कि स्क्रूटाइज करके कराची के लोगों को अब इशू करना शुरू करें, ताकि कराची के लोग अपनी हिफाजत खुद करें। तो दूसरी चीज ये है कि पुलिस की आपने तनख्वाहों और उनकी ट्रेनिंग और उनकी पॉलिटिसाइज करने का मामला था। आप रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है,
तीन तिहाइयों से तकरीबन रेंजर्स की मौजूदगी का फायदा क्यों नहीं उठा रहे? रेंजर्स के जेरे इंतजाम ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट कर लिया जाए, क्या ही बुरा है? हमारी फोर्स है ना, पैरामिलिट्री फोर्स है, जब वो यहाँ पर डिप्लॉयड है तो उसको उनकी मौजूदगी का स्टेट ऑफ आर्ट जो उनकी ट्रेनिंग है उसको आप उससे मुस्तफीद हो। लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। और सबसे बेहतर चीज तो यह है इंतजाम और इंसराम एक अथॉरिटी के हाथ में होगा तो ज्यादा बेहतर कंट्रोल हो सकता है। अमन और अमान के ऊपर भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर भी, और मल्टीपल इश्यूज है। ये तमाम एस्पेक्ट्स को रिलेटेड है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, अनएम्प्लॉयमेंट की शरह हो, या इन्फ्लेशन रेट हो पॉपुलेशन का, या बेहंगम अंदाज में वर्टिकल एक्सपेंशन के मामला हो, ये तमाम चीजें देखें कोरिलेटेड है। और ये बिल आखिर जाकर एक कोर इश्यू पे करते हैं। कवानीन तमाम चीजों के मौजूद हैं, लेकिन कवानीन का इतलाक का मामला है। तो हम भरपूर तरीके से पुलिस को भी मोरल से इल्जाम नहीं करा सकते। उसकी वजह यह है कि एक पुलिस वाला, उसके पास बेचारे के पास इक्विपमेंट नहीं होता। थाने में अगर वो किया जाता है, डिप्लॉयमेंट की जाती है किसी गाड़ी की, तो वहां पर उस गाड़ी को चलाने के लिए इनके पास फंडिंग नहीं हो रही, तो वो पैसा जो है वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? तरफ रागत क्यों नहीं हो रहे? कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ रागत क्यों नहीं हो रहे? या मोहल्ला कमेटी और CLPC ने भी बहुत एक ऐसा इकदाम किया था, मुझे नहीं मालूम। देखिए, जब तक के स्टेक होल्डर्स को आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, कराची में रहने वाला सिंधी, महाजिर, पठान, पंजाबी जो भी हो, जो इस इलाके में रह रहे हैं, जो गलियों में रह रहे हैं, उनको एम्पावर नहीं करेंगे, उनको स्टेक होल्डर नहीं बनाएंगे, उनको इंगेज नहीं करेंगे, तो आप चीजें रिस्टोर नहीं कर सकते। फिर अनएम्प्लॉयमेंट का भी मामला है बराह रास्त। नहीं तो ये तमाम तर चीजें जब कनेक्ट हो तो फिर ही हो सकता है। फरोशी का मामला है। बिल्कुल नहीं, ये एक ही थाने में चंद पुलिस एहलकार पूरे एरिया को शायद उस तरह से कवर ना कर पाए, लेकिन बहरहाल ये भी एक फैक्टर है जिसकी बात खुद भी कल हुकूमती इजलास में भी हो रही थी कि SHO जिम्मेदार भी होगा। पुलिस के अफसरान ये कहते हैं कि उनको मालूम होता है, ये खुद कहा जाता है पुलिस की जानिब से, ये भी एक अमल है। लेकिन दूसरा ये है कि इस तरह से किसी शहर को बेअमान कर देना और उस पर तो जिहाद देना, वो भी बहरहाल काबिल कबूल नहीं हो सकता। कादर खान मंदोखेल साहब, कराची शहर सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, उसके बावजूद कराची में अमन व अमान की ये सूरत हाल हो कि स्ट्रीट क्राइम भी पिछले 3-4 माह में बढ़े और स्ट्रीट क्राइम की आड़ में अब कत्ल होते हुए नज़र वो भी आ रहे हैं, और डर खौफ जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो अब जिम्मेदार अब किसको ठहराया जाए? सिंध हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाए, वफाकी हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा जाए, या फिर कराची के इन 2.5-3 करोड़ आवाम को जिम्मेदार ठहराना है? देखिए, तो वफाकी हुकूमत भी जिम्मेदार है, सिंध हुकूमत भी जिम्मेदार है, पुलिस भी जिम्मेदार है, रेंजर्स भी जिम्मेदार है, और तमाम अदारे भी जिम्मेदार है। देखिए, ये इशू ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ अगर मैं बात करूँ वज़ीर आला की, तो वज़ीर आला के पास क्या है कि वो एक मीटिंग चेयर करे, उसके बाद उसके पास क्या इख्तियारात है? वो एक SHO को लगा नहीं सकता है, उसके अलावा उसके पास क्या इख्तियारात है? तो मैं ये भी नहीं कहता हूँ बरी जिम्मा है, ये इख्तियारात भी, जैसे कल उन्होंने मीटिंग की है और बाकायदा तमाम पुलिस अफसरान के सामने बोला कि SHO को सब पता होता है। और बिल्कुल मैं बैसियत वकील मैं भी ये समझता हूँ कि ऐसा कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है इलाके में जहाँ SHO को नहीं पता होता है। यानी जो अदारे हमारे मौजूद है, चाहे ISI हो, चाहे MI हो, चाहे IB हो, चाहे जो भी इंटेलिजेंस अदारे हैं, मगर SHO की अपनी भी इंटेलिजेंस होती है जिसको हम आम जबान पे स्पेशल कहते हैं, स्पेशल वाले कहते हैं। तो वो स्पेशल वाले कुछ लोग अगर आप देखें सादा वर्दी में SHO के आगे पीछे जो होते हैं थाने में, उनको पूरा मोहल्ले की, यानी मुझे अपने पड़ोसी को, आपको अपने पड़ोसी को नहीं पता होता है, SHO को पता होता है कि कौन से घर में कितने लोग रहते हैं और क्या काम करते हैं, सब पता होता है। तो यकीनन मैं समझ रहा हूँ कि अवलीन जिम्मेदारी जो है ना वो SHO के ऊपर होती है कि SHO को अमन अमान ठीक करने के लिए, अमन अमान बरकरार रखने के लिए, और जो भी सूरत हाल है उसको फेस करने के लिए सबसे अवलीन जिम्मेदारी SHO की है। और मैं यकीनन इस बात की हिमायत भी करूंगा और अप्रिशिएट भी करूंगा कि वज़ीर आला ने ये खुल की ये बात की IG सिंह के सामने कि SHO जिम्मेदार है। अब आप 2-4 SHO को एक मिसाल बना के छोड़िए तो मैं कहता हूँ सब सीधे हो जाएंगे, लेकिन यह बात खत्म नहीं होती है। बात यहाँ भी शुरू हो जाती है कि आया ये सूरत एकदम क्यों उठे। यकीनन मैं नहीं कहता हूँ कि ये माजी में एक आइडियल शहर था, माजी में ज्यादा खून बहाते रहे, माजी में से ज्यादा अफरा तफरी होता रहे, मगर मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि अभी पिछले 15-20 दिन से ये चीजें क्यों दोबारा उठी है, इसके लिए थोड़ी सी आपको इसको बैकग्राउंड भी जाना पड़ेगा।
और क्रिमिनल क्रिमिनल होते हैं, मैं उसको भी जस्टिफाई नहीं करूंगा, लेकिन ये भी चीज सामने देख ले। मेरे एक डीआईजी से बात हो रही थी पिछले महीनों में, तो वो ये कह रहे थे पहले तो एक नामी गनामी गैंग होते थे, जैसा नामी गनामी गैंग कराची में होते थे, अब वो कह रहे हैं 4 लड़के एक फ्लैट में बैठ के वो एक प्लानिंग करते हैं। तो 4 लड़के एक फ्लैट में बैठ के वो गैंग से ताल्लुक भी नहीं है, वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? ये कहना इसके पीछे भी एक वजह है, बेरोजगारी है, और मैं इसको भी जस्टिफाई नहीं करूंगा। बहुत सारी चीजें आपको साथ लेके चलना पड़ेंगे। हमें वफाकी हुकूमत और अदारे सारे मिलके, इससे पहले भी आपको पता हो कायम अली शाह जो कैप्टन थे और सिंध में जो अमन की सूरत थी रेंजर्स की सपोर्ट में, और फिर कोई सवाल करता है कि रेंजर्स मैं करूं कि रेंजर्स के हाथ किसने रोके? रेंजर्स ऑपरेशन करती है तो वो रेंजर्स के भी हाथ कोई नहीं रोक रहा, पुलिस के भी कोई नहीं रोक रहा, ना ही वजीर आला साहब के या यहाँ वो खुद वजीर दाखिला हैं, ना उनके हाथ रोके जा सकते। ये तो फौरी तौर पर इकदाम की बात है। कल वजीर आला ये कह रहे थे कि हम इस चीज़ को देखेंगे। ये जो मुस्तकबिल का गे होता है ना, देखेंगे, ये करेंगे, ये थोड़ा समझ में नहीं आता। वो जो वज़ीर आला और 18 अमेंडमेंट के बाद इतना ताकतवर वज़ीर आला हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे सिंध का हो, बलूचिस्तान या KPK का हो, और ये तो सादा सा मामला स्ट्रीट क्राइम का है। इस वक्त जो बढ़ते हुए क्राइम है वो स्ट्रीट क्राइम है। अच्छा, आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, PTI के रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली कराची से, उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं। नदीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, MQM पाकिस्तान के रेहान हाशमी साहब को जाना था, शुक्रिया अदा करते हैं, और साबिक डिप्टी CPLC चीफ भी रहे हैं हैदराबाद में, और अख्तर गोरचानी साहब हमारे साथ मौजूद है। गोरचानी साहब, मैं आपकी जाने आऊँगा। सर, वज़ीर आला ने कल कहा कि SHO को मालूम होता है, यही बात तकरीबन हम 5 दिन पहले आप हमारे प्रोग्राम में थे, तब ये बात आपने भी कही, हम भी ये बात करते होते हैं, सब क्रिमिनल्स का आइडिया होता है। SHO को भी मालूम है, क्या SHO बेइख्तियार है? क्या उसके ऊपर कोई प्रेशर है, या उससे पूरी लड़ी जाती हुई IG और IG से ऊपर जो सूबे के कप्तान होते हैं, वो किसी भी सूबे को, वो क्या इतने बेबस होते हैं कि इन चीज़ों को रोकने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत होती है, कोई स्पेशल मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है कि वो बनाया जाए और उसके बाद फिर ये कुछ हो? सर, ये तो ऐसे एक तख़यलाती बात होती है ना कि SHO को सब पता होता है, लेकिन बात ये है SHO को कोई काम भी करने दे। वो अभी 2-4 महीने एक थाने में होते हैं और थाने के हालात समझ रहा होता है, तो तीसरे महीने चौथे महीने उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर नया बंदा आता है, वो फिर असर न हो सारे हालात आके समझने की कोशिश करता है। एक तो एक बड़ा जो पुलिस की हमारी वर्किंग में एक नक्स आ रहा है काफ़ी अरसे से, वो ये है कि हम SHOs को कुछ 2-4-6 महीने से ज़्यादा टिकने ही नहीं देते। और दूसरा, जो मैं पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में कराची के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कह चुका हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है कराची के लॉ एंड ऑर्डर की, तो मेरा तो ये ख्याल है कि IG सिंध को और CCPO कराची को इस वक्त सारे काम छोड़ के तो उनको वार फुटिंग्स पे अब इस महीने से अब निपटना होगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और उसमें चंद एक ऐसे इक़दामात हैं जिनकी मैं ज़रूरत है, मैं समझता हूँ वो ज़रूरी है कि वो लिए जाएं। पहली बात तो ये कि साइंटिफिक एड्स और क्रिमिनल रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। इस तरह के जितने काम होते हैं ये हम नीड बेसिस पे करते हैं। कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया, कोई बहुत ही ग्लेरिंग वारदात हो गई, 2-4 दिन हम सब उस पे लग जाते हैं, 5वें दिन फिर हम सब ढीले पड़ जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस वर्किंग में चाहे CCPO कराची हो या IG सिंध हो या SHOs हो, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। ये नहीं कैमरे लगवा लिए, 4-6 महीने बाद पता चला शहर के 400 कैमरों में से 200 काम ही नहीं कर रहे। ये किराएदारों का एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, महल्ले में एक कोई वॉच एंड वार्ड सिस्टम बनाना होता है, कॉलोनीज में चौकीदार होते हैं, प्राइवेट लोग होते हैं। इन सब चीज़ों की तरफ तो जो कंसिस्टेंसी के साथ देनी चाहिए। 2-4 वारदातें हो गई, आज ये बहुत बड़ा वाक़या हो गया। अतर मतीन साहब का मुझे भी ज़ाती तौर पे जानता था, दिली अफसोस है, बहुत ही नफीस इंसान थे, बहुत बड़ा सानिया है। इसके अलावा भी बेशुमार वाक़यात, मैं खुद, मुझे कराची के लॉ एंड ऑर्डर पे मुझे कोई ये 8वीं-10वीं दफ़ा है कि मुझे मुख्तलिफ चैनल्स पे बात करने का मौका मिला है, तो अंदाज़ा हो रहा है कि हालात बहुत ही तवज्जो चाह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब की भी, IG सिंध की भी और CCPO कराची की भी। तो ये वही बात है कि कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आएगी हमारे काम में, तो इस तरह बात नहीं बनेगी।
बिल्कुल, ये है कि कंसिस्टेंसी का मामला बड़ा अहम है। और फिर जो साइंटिफिक बुनियादों पर अब दुनिया बहुत आगे चली गई है, ख़ासतौर पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, जो बड़े शहर होते हैं, उनको बनाने में। लेकिन हम वो शायद बहुत पीछे अभी, बल्कि मैं 20वीं सदी से भी पीछे की हमारा तो तरीक़ाकार तफ्तीश का हो, ऑपरेशंस का हो, दोनों तरफ वो नज़र आ रहा है। आफ्ताब जहांगीर साहब, कराची इतना बड़ा शहर है, इतने स्टेक होल्डर्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, उसके बावजूद यहाँ सबसे बड़े जराइम के शहर बन जाता है। लोगों में खौफ है। अब पंजाब से फ़ोन आ रहे हैं कि यार आप लोग इस बिला वजह इधर उधर ना निकला करें। अतर मतीन का भी कत्ल हुआ, उससे पहले बहुत से ऐसे वाक़यात हुए, वहाँ से फ़ोन आते हैं कि यार हालात बहुत ख़राब हो गए हैं क्या इस शहर के। तो सर, ये इस शहर के लिए, तो इस शहर के लोगों के लिए ये बड़ी ज़्यादती की बात हो कि पूरी दुनिया इधर देखना शुरू हो जाए कि यहाँ हालात ख़राब हों। कैसे इसको ठीक किया जाए? मैं इसमें थोड़ी सी और भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी। वो जी, ये है कि मैं आफ्ताब साहब आता हूँ आपकी जानिब। हमेशा- गोचानी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी जी, जी गोचानी साहब। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कराची पुलिस में काफी अरसे से बाहर के प्रोविंसेस से भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे केपी हो गया, पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया। तो ठीक है, अब वो हैं कुछ अरसे से वहाँ, लेकिन ओवर द ईयर्स अब हालात बदल चुके हैं। अब जरूरत इस बात की है कि लोकल कराचियाइट को मौका दिया जाना चाहिए। फ्रेश लड़के लें आप। और हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं, मैं तो कहूँगा जो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, 20 साल 25 साल से ज्यादा नौकरी वाले, जिनका कोई रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, काली भेड़े हैं, उनको अब सर्जरी की जरूरत है। अब दवाइयों से काम नहीं चलेगा, उनको कंपलसरी रिटायरमेंट पे घर भेजें। सही। फ्रेश लॉट लेके आए, लोकल बंदे लेके आए, कराचीआइट लेके आए, अच्छे नौजवान लड़के पढ़े लिखे जो साइंटिफिक ये आपकी बात है कि एक लोकल्स का बड़ा अहम मामला है कि वो लिए जाएं पुलिस में। दूसरा फ्रेश, और जो लोग इस वक्त नाकारा बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में गोल्डन शेक हैंड दे के उनको भी रिटायर कर देना चाहिए। आफ्ताब जहांगीर साहब, सर। अच्छा देखें जी, बात ये है कि पहले तो बहुत सख्त जरूरत है पुलिस रिफॉर्म्स की, जो कि हमने कई दफा पार्लियामेंट में बात की कि जी पुलिस रिफॉर्म्स लाना चाहिए। 18वीं तरमीम जहां आप समझते हैं क्योंकि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी नई तजावीज के साथ उसको दोबारा रिविजिट करने की भी जरूरत है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर मैंने बड़ा मुशाहिदा किया है, मैं दुनिया में गया हूं, मैंने देखा कि वहां पर मुकामी पुलिस होती है। जब तक आप इलाके की पुलिस को, इलाके के लोगों को वहां पे हायर नहीं करेंगे, वहां का एसएचओ मुकामी, वहां पर जब तक ये तब्दीली नहीं आ सकती। इसलिए कि जब थाने में बैठा हुआ एसएचओ को ये खौफ होगा कि यार कहीं वारदात में मेरे घर का कोई बंदा तो शामिल नहीं हो गया, उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो वो उसको पूरी फिक्र होगी कि वो अपने घर की हिफाजत करेगा। वो अपने घर की हिफाजत जब करेगा तो सबकी हिफाजत होगी। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से ऐसा होता है कि जी, जो अभी मेरे दोस्त ने बात भी की कि सिंध से ट्रांसफर करके एसएचओ को यहाँ भेज दिया जाता है, या पंजाब से या केपी के से आके यहाँ लगा दिए जाते हैं। उनका इंटरेस्ट कोई नहीं होता। उनका इंटरेस्ट ये होता है कि वो नौकरी पर आते हैं, अपना टाइम पूरा करते हैं, चले जाते हैं और होते हैं। वो दूसरी मफादात की बुनियाद पे काम करते हैं। सबको मालूम है कि थाने बिकते हैं। जब तक ये थाना बिकना बंद हो जाएगा, इलाके के लोग उसमें शामिल होंगे, इलाके के लोग अपने घरों की हिफाजत करेंगे और तालीम याफ्ता लोगों को लाया जाएगा। पुलिस के थाने में अंदर जाते हुए कोई खातून भी जो है उसको भी परेशानी नहीं होगी, थाने बनाए जाए। मैंने एक इस्लामाबाद के अंदर एक थाना देखा, आप यकीन करें दिल खुश हो गया। ऐसा लगता था कि मैं किसी मतलब एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया हूँ, जितने अच्छे तरीके से वहां पर वो लोगों से डील कर रहे हैं। इसी तरह जब तक आप कराची के थाने, कराची के लोग, ताकि जहां पर हमारी खवातीन भी जाकर रिपोर्ट लिखा सकें कि जी मेरी पर्स गुम हो गया है, मेरे साथ ये ज्यादती हो गई है, उसको कोई डर ना हो। लेकिन यहाँ पे तो थाने के पास से जाते हुए भी खौफ आता है। थाने के अंदर की हालात आपको मालूम है कि चारपाई डालकर जो है बंदा टेबल के पीछे उसने चारपाई डाली होती है। मैंने कहा ये क्या है, कहता जी यही सोता हूँ यही उठता हूँ। हालत, जिस थाने की हालत ऐसी हो वहां पे क्या क्राइम को कंट्रोल होगा। जहां पर थाना खुद दिखता हो, थाने की कीमत लगती हो, जहां पर पुलिस वाले और ये एसएचओ और ये सारे जितने भी हैं, अगर इन पर नहीं है तो मैं आपको, आप मेरे साथ एक प्रोग्राम कर ले। मुझे वजीर आला मंदुखेल साहब से मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी टीम का हिस्सा बना दें। मैं आपको निशानदेही कर दूंगा कि कैसे कैसे जराइम कर में पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं। ये सब क्या है, लोगों को आप पुलिस वाले को देख के, गाड़ी को देख कर लगता है कि यार ये पता नहीं क्यों रोक रहा है, ऐसा तो नहीं है, डाकू तो नहीं है।
और फिर बाज दफा निकलता भी ऐसा ही है कि बहुत सारी वारदातों के अंदर पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए उनका वो यहाँ के मुकामी होते ही नहीं है। वो अगर फॉर एग्जाम्पल कराची के भी है तो वो लांडी में रहने वाला है और उसकी ड्यूटी बल्दिया के अंदर लगी हुई है, उसका बल्दिया से क्या इंटरेस्ट होगा? बल्दिया के अंदर हो, मंदुखेल के इलाके के अंदर का मुकामी आदमी होगा, उसको लोग पहचानते होंगे, उसको जानते होंगे, ये फलाना साहब है, फलाने घर का बेटा है, फलाने घर का वो है, सरपरस्त है, तो उससे एक दूसरे के साथ इज्जत का रिश्ता होगा, मोहब्बत का रिश्ता होगा। लेकिन यहाँ वो सब कुछ है ही नहीं। देखिए ये क्राइम जो है, ये लोग ये कहना कि जी महंगाई एक वजह जरूर हो सकती है, लेकिन आज का नौजवान उसको मालूम है कि अगर मैंने ये डाका डाला या मैंने चोरी की और इसके बदले में कोई रेजिस्ट हुआ और मेरी जान चली गई तो कभी गलती नहीं करेगा, वो उसके लिए दूसरे रास्ते अख्तियार करेगा। लेकिन क्या है कि ये यहाँ पर भी जब आप जब आप उठा के देखते हैं नौजवानों को तो उनका भी बैकग्राउंड आप जब देखते हैं तो पता चलना नहीं है, क्योंकि अगर मुकामी होता है लोग पहचान लेते हैं कि ये इस इलाके का था डाकू चोर। अगर बेरोजगारी की वजह होती तो वो उसको लोग पहचानते तो सही, लेकिन पहचान में ही नहीं आता, इसीलिए लोग मिलकर जो उसको पूरा ये एक फैक्टर तो हो सकता है महंगाई बेरोजगारी का, लेकिन ये जब कानून का खौफ हो, पुलिस का खौफ हो और फौरी तौर पर जो है इन सजाओं का मामला हो तो लोगों के अंदर वो जो खौफ है वो जराइम से दूर रखता है। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। लेकिन जो आप बात करें कि इलाके का हो और फिर इलाके में जो हम माजी में देखते थे कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से, जो मोहल्ला कमेटियों के हवाले से, ये एक बड़ा अहम मामला है। इसका पुलिस का और वहाँ मकामियों का जो डिफरेंस है वो भी एक ख़त्म होता है, जो गैप है उस पर भी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। नदीम सिद्दीकी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा, लेकिन साबिक डेप्यूटी CPLC चीफ हैदराबाद भी रहे हैं। सिद्दीकी साहब, ये बड़ा एक अहम मामला है कि जब पूरी दुनिया में भी, ये पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में है, कम्युनिटी पुलिसिंग हो तो कदरे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। कम अज़ कम ये जो छोटा क्राइम है जिसे हम स्ट्रीट क्राइम का नाम देते हैं, इस पर काबू पाना ज़्यादा आसान होता है। तो इसकी जानिब हम गए और फिर उसके बाद वापस आ गए, तो ये भी समझते हैं कि ये दोबारा से एक्टिव हो तो हम इस पर काबू पा सकते हैं, ये जो इस वक्त सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पहले तो शुक्रिया आपका, बहुत अहम मौजू पे आपने मुझसे बात करी। देखें, जैसे आपने बताया कि मैं CPLC का हैदराबाद का तकरीबन कुछ 6 साल डिप्टी चीफ भी रह चुका हूँ, तो यकीनन ये सारी चीजें हमने इस वक्त भी की हैं और उसके बाद भी आज भी हमारे दोस्त वहाँ मौजूद हैं जो इस काम को देख रहे हैं। लेकिन सब बेसिक चीज जो आपने अभी जो बात करी कि हमारे यहाँ के और जो अपने जहांगीर साहब ने भी, आपका जहांगीर साहब ने भी बात करी कि यहाँ जो शहर में आए जाते हैं वो सारे पॉलिटिसाइज हैं ना। अब ये पहले तो हमें ये तय करना है कि अगर यहाँ क्रिमिनल को खत्म करना है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ के जो SHOs हैं, स्पेशली SHOs, वो मुकामी लगने चाहिए। ठीक है जी। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये हैं पुलिस के अफसर, लेकिन आप यकीन करें कि मैं आपको इस चैनल पे, इस चैनल के तवज्जुह से ये बात बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं कि आप FIR देखें, कोई भी FIR उठा लें, आप पिछले 10 साल की FIR उठा के रिकॉर्ड देख लें, चेक कर लें, मैंने देखी हुई है कि उनमें जो भी यहाँ पर कल्प्रेट्स हैं, जो भी यहाँ पर नॉमिनेटेड हैं, जो भी यहाँ पर बदमाशियां कर रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा ताल्लुक जो है वो अंदरूनी सिंध के लोगों का होता है। अब आप ये देखें कि जो डाके मारने वाले लोग हैं, जो डकैती, जो क्रिमिनल हैं, वो भी अंदरूनी सिंध से आए हुए हैं। अब जो उनको साहूकारी जो करने के लिए बैठे हैं, वो जो SHO जो लगाए हुए हैं, वो भी सारे के सारे अंदरूनी सिंध से आए हुए हैं। ज्यादातर लोग जो है वो एक दूसरे से उनके ताल्लुक होते हैं। ये बड़ी बेसिक चीज है, इनको हमें फौरी तौर पे खत्म करना पड़ेगा। इनकी आपस की जो ये इनका एक आपस का गैंग है, ये खत्म करना पड़ेगा। आप देखेंगे वजीर आला बयान देते हैं, कल चीफ मिनिस्टर साहब का बयान मैंने सुना कि और बहुत अफसोस हुआ, जेल में भी ऑपरेशन करना पड़ेगा और वहां से भी जो है वो हमें लगता है कि ये वारदातें कराई जाती हैं। यानी ये बयान ऐसा बयान है कि जिसमें अगर मैं ये कहूँ कि 10 साल से तकरीबन या 12 साल से जो है वो पीपुल्स पार्टी की ये गवर्नमेंट है, 13 साल से तकरीबन, और कई साल से जो है वो ये चीफ मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर हैं।
तो अब ये अगर ये ध्यान दें कि जेल के अंदर जो कि लोग बंद हैं, महबूस है, बंद हैं, उन लोगों को अगर ये सही तरीके से जो है मतलब नहीं देख सक रहे हैं, तो लोग चीज पे जो क्राइम करने वाले लोग हैं तो उनको किस तरीके से ये नबर्दो-आज़मा होंगे। तो बहरहाल ये एक बड़ा लंबा प्रक्रिया है। सीपीएलसी में मैंने काम किया है, मैंने देखा है। मैं आपको रिकॉर्ड का हिस्सा बता रहा हूँ कि आप मंगवाएं पिछले 8-10 साल की FIR जो है, जो हमारे पास आती थी, उसमें मोस्टली या तो कोई चांदी होता था, या कोली होता था, कोई भुट्टो होता था, कोई तालपुर होता था, इस किस्म के। मुझे इन कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। हर कम्युनिटी में कोई बुरा बंदा होता है। अब आपकी FIR निकलवाएं और उस पर इन्वेस्टिगेट करें, मुझे भी बिठाएं, मैं आपको दिखाता हूं आपको कि ये सारी चीजें कैसे खत्म होंगी। ये इन्होंने बात करी हमारे मंदू खैल भाई ने, ये बड़े मेरे मोहतरम हैं, बड़े मतलब ये कि पुराने पॉलिटिशियन भी हैं और अच्छे लॉयर भी हैं, लेकिन ये सारी चीजें करने से होंगी। आपने कहा, मंदूखैल भाई ने कहा कि जी ये चूंकि हालात ऐसे खराब कर दिए गए और इसमें जो है वो एक शोबा बेरोजगारी का भी है, उसकी वजह से भी ये होता है। मैं मानता हूँ इस बात को, इसमें कोई शक नहीं। यही तो एमपीएम कहती आ रही है काफी टाइम से कि जब बेरोजगार होंगे लोग तो ये काम करने दें, ये करा जाएगा जो है। तो हमारे यहाँ सिंध में आप देखें कि अब हम हर तरीके से कोर्टों में गए हैं इसी हवाले से कि जो डोमिसाइल, जो शहर के लोगों के डोमिसाइल है, वो इंटीरियर से जो है वो आके शहर से बना दिए जाते हैं और वहां से भी नौकरी दी जाती है। हमें उससे कोई, मैं फिर कहूंगा कि सरोकार नहीं है, बिल्कुल वहां के लोगों को भी मिलना चाहिए, लेकिन डोमिसाइल बेस पर इनको यहाँ पर जो रोजगार मिलता अगर कराची के लोगों को, तो वो उनके लिए सूदबंद साबित होता। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखें कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो इनके ही हैं, तो नौकरियां भी उनको मिले और दाड़ियल भी वही बने। तो ये कहाँ का कानून और कहाँ का तरीकेकार है। लिहाजा मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से यही गुजारिश होगी, यही मेरी मकामी और गैर मकामी का मामला आप समझते हैं कि अगर SHOs यहाँ गैर मकामी हैं तो कहीं ना कहीं सहूलतकारी जो है वो अमल भी गैर मकामियों के लिए होता है। बहरहाल ये हम इसको जी सिद्दीकी साहब, हम इसको नहीं रख सकते कि मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, मैं इसको 100% ये नहीं कह सकते हम, बिल्कुल ये मुख्तलिफ, क्योंकि ये 2.5-3 करोड़ की आबादी के शहर, यहाँ तमाम कौमियतों के लोग भी बस रहे हैं। कोई आर्जी हैं, कोई मुस्तकिल हैं और कुछ 50 साल से हैं, कुछ 20 साल से हैं, कुछ 70 साल से हैं। तो ये क्राइम का जो रेशो है वो हम तमाम कौमियतों में जोड़कर देखेंगे। बहुत से ऐसे केसेस हैं वो हमें यहाँ पर रहने वाले सिंध से बजाय पंजाब से भी नज़र आते हैं, वो सिंध की बजाय बलूचिस्तान और KP के भी लोग, कश्मीरी भी लोग वो नज़र आएंगे, वो भी इस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में होंगे। जो मकामी यहाँ पर मौजूद हैं लोग वो यहाँ भी मौजूद होंगे। तो हम इसको क्राइम के जोड़ के वो देख रहे हैं। तो वाकई जो आप बात करें, आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर, कादिर खान मंदोखैल साहब आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मेरा सवाल भी साथ ले लीजिए आप अपने कॉमेंट के साथ। मैं मंदोखैल साहब मेरा सवाल भी लीजिए। सर जिम्मेदारी जो भी है, जैसे भी है, जिम्मेदारी होती है सर कप्तान की। जब ये क्रेडिट जाता था तब कायम अली शाह साहब को, फिर मुराद अली शाह साहब को क्रेडिट जाता था कि वो कप्तान है। वफाकी इदारे भी उनके साथ होते थे, सिक्योरिटी इदारे भी उनके साथ होते थे, वो खुद होते थे। यहाँ अमन व अमान बेहतर हुआ, 2015 से लेकर आज 2022 तक बेहतरी सूरत हाल है। लेकिन अब जब ये है तो फिर सर कप्तानी ये भी अब सेरा लें कि जो हालात हैं उसकी जिम्मेदारी भी मुराद अली शाह साहब की हो। फिर देखिए, मैंने ये अर्गिज नहीं कहा कि टोटल क्रेडिट आप कप्तान को दे दे, लेकिन कप्तान के साथ अदारे मौजूद थे और वो अदारे आज भी मौजूद है। आपने शुरू में एक बात की थी वजीर आला की, उन्हें काम देखेंगे। आप मुझे बताओ वजीर आला के पास क्या इख्तियार है सिवाय मीटिंग चेयर करना? उसके अलावा क्या इख्तियार है सिवाय उसको तनकीद करना, सिवाय उसको डायरेक्शन देना? उसके अलावा तो कोई इख्तियारात नहीं है। दूसरी बात जो आफ्ताब जहांगीर साहब ने बात की, क्यों है? सुन देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको। IG हमारे इस पे नहीं होता है, रिकमेंडेशन पे IG होता है वफाकी हुकूमत का। आपको देखा पिछले अदवार में बहुत सारी IG साहबान के साथ हमारे इख्तलाफ भी रहे, चाहे वो इमाम कलीम साहब हो, चाहे वो दूसरे साहब हो, AD ख्वाजा साहब हो। इनके साथ सिंध हुकूमत की जानबूझ के उन अफसरान को भेजते थे जिनकी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बनती थी। देखिए, मैं एक वकील हूं, मैं आपको और मिसाल देना चाह रहा हूँ, सुन ले। मैं एक और मिसाल, जज को, जो जज होता है चाहे लोअर कोर्ट को या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, उसको पब्लिक गैदरिंग में मोरली मना किया हुआ है कि आप नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि लोग जान पहचाना निकाले।
तो जजेस के ऊपर जब ये रिस्ट्रिक्शन है तो मैं इस चीज को भी मानने को तैयार नहीं हूं। बिल्कुल सही। अच्छा मंदोखिल साहब, मैं कथा कलामी को वक्त खत्म हो रहा है, कमर्शियल ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। मैं मंदोखिल साहब आपको शुक्रिया अदा करूंगा। जिम्मेदारी जिसकी भी है उसको जिम्मेदारी अदा करना है और इस शहर को अमन अमान की तरफ। गुरचानी साहब आपको भी शुक्रिया, सदीकी साहब आपका भी, आफ्ताब जहांगीर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।